हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको बनाने के लिए होमवर्क दिया गया था। उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। शायद आप लोग में से कुछ लोग प्रैक्टिस किए होंगे, प्रयास किए होंगे तो बना भी होगा। और ये सामने आपके बोर्ड पे ये सॉल्यूशन है। कल जो पिछले क्लास में न्यूमेरिकल दिए थे उसमें बिले दिया हुआ था। हर एक बार एक ही बात बोला जाता है, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, जो निकालना है उसको लिखना है। बारी बारी से उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जो जो राशि दिया रहेगा उसको पुट करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। उसमें से वो दिया रहता है कि कैसे निकलेगा, यही न्यूमेरिकल है। कल के न्यूमेरिकल में बिले NaCl था, नमक, उसका द्रव्यमान दिया हुआ था 5 ग्राम। विलायक जल था, कहा गया था कि 1000 ग्राम जल में 5 ग्राम नमक को घोल करके विलयन तैयार किया गया था। तो विलायक H2O है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ था 1000 ग्राम। हम लोग इसको केजी में भी चेंज कर लिए हैं। और विलयन का घनत्व डेंसिटी दिया हुआ था 0.97 ग्राम पर ml। ये 3 डेटा दिया हुआ था। निकालना था हम लोग को मोललता, मोलरता और विले का, मतलब विले है नमक है तो इसका मोल अंश निकालना था। सबसे पहले हम लोग मोललता निकाल रहे हैं। मोललता छोटा m से उसको हम लोग सिंबॉलिक करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है विले का द्रव्यमान, ग्राम में लिखते हैं। नीचे में विले का आणविक द्रव्यमान और पूरा के नीचे में विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। ये मोललता का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सारा डाटा दिया हुआ है। विले का द्रव्यमान 5 ग्राम दिया हुआ है। विले NaCl है, आणविक द्रव्यमान 23, 35.5, 58.5 हो जाएगा। और विलायक का द्रव्यमान केजी में लिखना होता था, तो विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम है, केजी में 1 kg हो जाएगा। तो ये एक नीचे में लिख दिए हैं। यहाँ 5/58.5 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.085 होगा, नीचे में 1 वैसे ही रह जाएगा। फिर इसी को आगे बढ़ा करके यही लिख दिए हैं 0.085 मोल पर केजी। ये मोललता कैलकुलेट हो गया। दूसरा निकालना था इसमें आगे मोलरता, बड़ा M। मोलरता का फॉर्मूला है विले का द्रव्यमान बटा विले का आणविक द्रव्यमान, और पूरा के बटा में लिखते थे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसमें भी विले का द्रव्यमान वही 5 ग्राम दिया हुआ है। विले का आणविक द्रव्यमान NaCl का 58.5 अभी हम लोग यहाँ लिखे। और विलयन का आयतन सही है, यहाँ थोड़ा मोलरता में इसी टर्म को समझना है। विलयन का आयतन निकालना है और आयतन दिया हुआ नहीं है। तो आयतन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली समझ लेंगे कि डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आयतन के लिए ही दिया हुआ है। तो द्रव्यमान भी आयतन, ये विलयन का द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है अलग से। तो विलयन का द्रव्यमान विले और विलायक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो विले का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 1000 kg। तो दोनों 1000 प्लस 5, विलायक प्लस विले मिला करके ये विलयन का द्रव्यमान है। और जब विलयन के द्रव्यमान को उसके घनत्व से, डेंसिटी से भाग दे देंगे तो वो आयतन हो जाएगा, D बराबर M/V से। तो ये 1000 प्लस 5, ये 1000 जो 5 आया है ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। और उसमें जब विलयन के घनत्व से डिवाइड कर देंगे 0.97 ग्राम पर ml से, तो वो हम लोग को आयतन प्राप्त होगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो जो आयतन आएगा वो ml में आएगा, 1005/0.97। फिर नीचे में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, मतलब 1008 ml। चूंकि मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में होता है, इसलिए हम लोग इसको लीटर में चेंज करेंगे 1000 से भागा दे करके। तो 1008/1000 इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी इसी के आसपास होगा, 0.0854 इतना मोल प्रति लीटर। या डायरेक्ट बड़ा M भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ये 2 टर्म हम लोग निकाले हैं। एक और मोल अंश निकालना था।
मोल अंश निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल बात है, दोनों का मोल निकालना होगा, और दोनों का मोल निकालना है तो आसान है। द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान 5/58.5 वो हो जाएगा नमक का मोल, और विलायक का जब हम लोग मोल निकालेंगे तो 1000/18 ये हो जाएगा मोल विलायक जल का, फिर मोल अंश निकल जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो मोल अंश निकालते हैं। चलिए देखिए, मोल अंश इसमें निकालना था नमक का विलेय का। तो मोल अंश के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि किसी का भी मोल अंश निकालना हो तो अपना मोल बटा टोटल मोल, टोटल मतलब जो भी घटक रहेगा। यहाँ नमक का निकालना है, विलयन में 2 घटक है, नमक और जल, तो नमक का मोल अंश निकालना है तो नमक का मोल ऊपर में और नीचे में दोनों का, नमक और जल दोनों का। फॉर्मूला लिखे हैं नमक के मोल की संख्या बटा नमक के मोल की संख्या प्लस जल के मोल की संख्या। इसमें नमक के मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? मोल की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो नमक का द्रव्यमान 5 दिया हुआ था बटा आणविक द्रव्यमान 58.5। फिर नीचे में नमक के मोल की संख्या वही 5/58.5 प्लस जल के मोल की संख्या। जल का द्रव्यमान 1000 ग्राम, आणविक द्रव्यमान 18। इसको कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे एक कैलकुलेशन हम बता देंगे, चूंकि पहले किए थे। 0.085 बटा 0.085 प्लस ये अपने से कर लेना है, फिर इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, यही आंसर होगा। कैलकुलेशन घर पे पढ़िए, बैठे बैठे क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन वैसे ही पढ़ते पढ़ते कर लेना है। हम करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा वीडियो बनाने में। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, मोल फ्रैक्शन के बाद अब हम लोग आगे अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 अनुसंख्यक गुण से संबंधित टर्म है। वाष्प दाब है, राउल्ट का नियम है, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले वाष्प दाब शुरू कर रहे हैं। वाष्प दाब वेपर प्रेशर हम लोग 11वीं क्लास में भी पढ़े थे, गैसियस स्टेट में, लास्ट में जब द्रव अवस्था पढ़ रहे थे वहां पे। वाष्प दाब सिंपली जल्दी समझना है कि कोई द्रव पदार्थ है, किसी भी ताप पर धीरे धीरे उसका वाष्पन होते रहता है। वाष्पन के दौरान प्रक्रिया ये होती है कि सतह पर के अणु अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर वायुमंडल में जाता है, लेकिन उसमें से कुछ जो अणु हैं, वाष्पित अणु, वो पुनः वापस अपने सतह पर लौट जाते हैं। साम्यावस्था एक प्रक्रिया आ जाती है, मतलब दोनों प्रक्रिया होता है। वाष्पित अणु गया, वापस लौटा, मतलब द्रव का वाष्पन भी हो रहा है, और जो वाष्पित अणु है वो पुनः सतह पर आ रहा है, मतलब द्रव का संघनन भी हो रहा है, वाष्प का संघनन भी हो रहा है। दोनों प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जब ये प्रक्रिया ऐसे होते होते एक निश्चित ताप पर ऐसा होता है कि एक ही समय में जितना अणु वाष्पित होते हैं उतना ही अणु वायुमंडल से संघनित भी हो जाते हैं। उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। तो उस अवस्था पर, साम्यावस्था पर, जब वाष्पित अणु संघनित होकर के द्रव की सतह पर आते हैं, द्रव की सतह से टकराते हैं, तो इस पर एक दाब आरोपित करते हैं। इसी दाब को हम लोग वाष्प दाब कहेंगे। सिंपली फिर से समझना है, वाष्पन के दौरान ये जो अणु हैं सतह पर के, ये द्रव अणु वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाते हैं, और ये पुनः वापस लौट करके इसी द्रव के सतह से टकराते हैं। टकराने के दौरान दाब उत्पन्न करते हैं, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन ये वाष्प दाब तब डिफाइन होता है जब सिस्टम साम्यावस्था में आ जाता है, अर्थात एक ही समय में जितना अणु वाष्पित होते हैं उतना ही अणु उधर से संघनित हो जाते हैं। उस अवस्था पर के आरोपित दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे, निश्चित ताप पर किसी द्रव पदार्थ के साम्यावस्था पर वाष्प अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये डिफिनेशन हो गया। हम लोग वाष्प दाब से संबंधित, ये तो चूंकि पुराना बात है, नया बात ये जानना है कि ये वाष्प दाब कैसे परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा मतलब ये द्रव है, ये मान लीजिए जल था, तो कई चीजों पर निर्भर करेगा वाष्प दाब। टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर, दाब परिवर्तित करने पर ये परिवर्तित हो जाएगा। उसके साथ साथ विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ये जल है, जल की जगह विलायक बेंजीन होगा तो उस पर निर्भर करेगा।
और इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यदि विलायक जल ही रहे और इसमें कोई और पदार्थ डाल दिया जाए, अर्थात बाहर से कोई विलेय पदार्थ यदि डाल दिया जाए, अर्थात इसका विलयन बना दिया जाए, तो विलयन बनने के बाद इसका वाष्प दाब किस तरह से परिवर्तित होगा। बिल्कुल सिंपल बात है कि जब विलेय इसमें डाला जाएगा, अर्थात जल में का विलयन बनाया जाएगा विलेय डाल करके, तो विलेय यदि ऐसा हो अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील मतलब जिसका वाष्प नहीं बनता हो, जैसे नमक, जल, नमक, चीनी, ये सब अवाष्पशील विलेय हैं। तो इन विलेय पदार्थ को यदि इस जल में डाल दिया जाए तो विलयन कैसा होगा कि विलायक जल के साथ साथ सतह पर ये बड़े आकार के विलेय के भी कण होंगे, जो हम इस साइज का दिखा रहे हैं, ये विलेय है, ऐसे ढेर सारे रहेंगे। तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होगा? वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? वाष्पन जितना तेजी से होगा, वाष्प अणु जितना अधिक जाएगा वायुमंडल में, उतना ही अधिक लौटेगा, उतना ही वाष्प दाब होगा। मतलब वाष्प दाब निर्भर कर रहा है कि जितना अणु अधिक से अधिक वाष्पित होगा, वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। तो जब सतह पर यदि विलेय के कण होंगे, और विलेय ऐसे कण जो अवाष्पशील हो, जिनका वाष्प बनना संभव नहीं हो, तो जब हम लोग इस विलयन का वाष्पन होगा तो पूरे सतह पर से वाष्पित होने वाले अणु की संख्या घटेगी। क्यों? क्योंकि कुछ जगह तो ये विलेय के कण ग्रहण कर लिए हैं, अब ये वाष्पित होंगे नहीं, तो वाष्पित होने वाले 1, 2, 3, 4 ऐसे यही ना वाष्पित होंगे, इतना ही वाष्पित होंगे। इससे पहले केवल जब अकेले जल था तो टोटल के टोटल वाष्पशील कण थे, जल के कण थे, तो इतना अणु एक साथ वाष्पित होगा। तो ज्यादा अणु वाष्पित हो रहा है तो ज्यादा कण लौटेगा, मैंने ज्यादा अणु आकर के टकराएगा तो ज्यादा वाष्प दाब होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है विलयन बनने के बाद कि सतह पर वाष्पशील कण मतलब जल के साथ साथ विलेय के कण भी हैं जो अवाष्पशील हैं, जिनका वाष्पन नहीं होता है। तो फाइनली वाष्पन होने वाले कणों की संख्या घटेगी, इसलिए वापस होने वाले वाष्प के कण की संख्या भी घटेगी, इसलिए वाष्प दाब में कमी आएगा। मतलब फाइनली ये समझना है आपको कि जब विलयन हो जाएगा, जब विलायक में विलेय कण डाल दिया जाएगा, अवाष्पशील विलेय कण, तो विलयन का वाष्प दाब पहले जितना जल का था उससे कम हो जाएगा। विलयन बनने के बाद किसी भी विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, कमी होती है वाष्प दाब में, इसी को अवनमन कहते हैं। मतलब वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है कब? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय डाला जाएगा तब। ये वाष्प दाब में अवनमन है। आपको डिफिनेशन लिखना है ये, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। वाष्प दाब का डिफिनेशन ऊपर में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके ये लिखना है कि वाष्पशील में वाष्पशील विलेय रहेगा तो उसका वाष्प दाब किस तरह से प्रभावित होगा, सो लिख दिए हैं नीचे में। ये भी कारण बता दिए हैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्यों होता है, कमी क्यों होता है। वाष्प दाब में कमी को एक बार इसको शुरू से पढ़ते हैं कि जब किसी शुद्ध द्रव मतलब विलायक, शुद्ध द्रव का मतलब होगा केवल विलायक हो तो उसको शुद्ध बोल देते हैं, में अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय जो वाष्पित नहीं होता हो मिला दिया जाए तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अभी हम लोग समझ रहे थे कि वाष्प दाब में कमी हो जाएगा क्योंकि द्रव की सतह पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या कम हो जाएगी, कुछ जगह उसका अवाष्पशील विलेय ले लेगा जो वाष्पित नहीं होता है, इसीलिए कम संख्या में अणु वाष्पित होंगे, इसीलिए वाष्प दाब कम हो जाएगा। कारण भी इसका लिख दिए हैं इसी बात को कि क्या कारण है कि कम हो जाता है। ये वाष्प दाब का टॉपिक हो गया, यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम अभी हम लोग पढ़ रहे थे वाष्प दाब में अवनमन, जब विलयन प्राप्त होता है अवाष्पशील विलेय के द्वारा, तो विलयन के अवाष्पशील विलेय के कारण वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उसी कमी को अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में कमी या अवनमन और विलेय के सांद्रण मात्रा के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने नियम का प्रतिपादन किया,
इसको राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम हम लोग दो पढ़ेंगे, एक वाष्पशील विलेय के लिए और एक अवाष्पशील विलेय के लिए। मतलब विलयन दोनों तरह का प्राप्त हो सकता है। जल है तो जल में हम लोग नमक डाल दिए तो नमक अवाष्पशील विलेय है। तो ये जो विलयन है, विलयन प्राप्त हुआ जल प्लस नमक से, इसका अवनमन होगा, हम लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। इसलिए कि ये नमक है, अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। लेकिन यदि जल में कोई दूसरा द्रव पदार्थ ही डाल दें, एल्कोहल डाल दें जिसका वाष्पन होता हो, तो एल्कोहल यदि इसमें डाल करके विलयन प्राप्त करेंगे तो सतह पर जल का कण होगा, उसके साथ साथ एल्कोहल का होगा। तो एल्कोहल भी जब वाष्पशील है तो इसका तो अवनमन नहीं होना चाहिए इसके तरह, क्योंकि ये तो अवाष्पशील नमक था, इसका वाष्पन नहीं हो रहा था, इसलिए इसका वाष्प दाब कम हो गया। लेकिन यहाँ एल्कोहल है विलेय के रूप में जो वाष्पशील है, जिसका वाष्पन हो सकता है, तो इसके सतह पर आ जाने से वाष्प दाब पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये दो नियम है राउल्ट का वाष्प दाब से संबंधित, और विलेय के मात्रा में संबंध स्थापित किया राउल्ट ने। इसी को राउल्ट का नियम कहेंगे। राउल्ट का नियम हम लोग दो पढ़ेंगे, वाष्पशील विलेय के लिए और अवाष्पशील विलेय के लिए। राउल्ट का नियम में हम लोग पढ़ेंगे विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और विलेय के सांद्रण मात्रा के बीच में संबंध पढ़ेंगे। इसी संबंध हम लोग राउल्ट का नियम कहेंगे। राउल्ट का दो नियम है। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट ने बतलाया कि यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डाल देंगे और जो विलयन प्राप्त होगा उसके वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। क्या बराबर होगा? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ रहे थे। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय के प्रभाव को इस रूप में व्यक्त किया। मान लीजिए कि पी0 कोई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, जल है, बेंजीन है, इनका वाष्प दाब पी0 है, तो यदि उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाएगा तो उसका वाष्प दाब परिवर्तित होगा, माने कि परिवर्तित होकर के पीएस हो गया, और उसको हम लोग विलयन का वाष्प दाब कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए पीएस इसको डिनोट किए हैं। और ये मोल अंश है। तो कहा गया कि जो अपेक्षिक अवनमन होगा, कमी होगा। कमी क्या होगा? तो कमी कैसे निकालते हैं? शुद्ध विलायक था तो उसका वाष्प दाब पी0 था, तो पी0 है, और कमी कितना होगा? तो जितना विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होगा, तो विलयन का यदि वाष्प दाब पीएस प्राप्त होगा तो यही ना कमी होगा। और अपेक्षिक कमी या सापेक्षिक कमी का मतलब होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में कमी निकाला जा रहा है, विलयन के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, इसीलिए हम लोग पीएस लिख देंगे। इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और सिर्फ इतना को पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन। ये वाष्प दाब में अवनमन है, और पूरा बटा करके पीएस कर देंगे तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो गया। हम इसको लिख भी दे रहे हैं यहाँ नीचे कि पी0 माइनस पीएस बटा पीएस, ये कमी, केवल इतना जो कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा नीचे हम पीएस लिख देंगे तो ये अपेक्षिक कमी हो गया, सापेक्षिक कमी हो गया, सापेक्षिक अवनमन हो गया। तो इसको पढ़ना है विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। ये पहला नियम हो गया अवाष्पशील विलेय के लिए, कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा उस विलयन के विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। ये पहला नियम हो गया। राउल्ट का एक नियम पढ़े हम लोग अवाष्पशील विलेय के लिए। क्या अवाष्पशील विलेय से प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। अगला नियम है राउल्ट का वाष्पशील विलेय के लिए। ऐसा विलेय जो वाष्पित होता हो, यदि
उस विलय के उपस्थिति में यदि विलयन प्राप्त होगा तो उसका वाष्प दाब किस तरह से परिवर्तित होगा। राउट ने बतलाया कि यदि इसमें दो अलग अलग तरीके से सीखना है कि दोनों घटकों का हमेशा दो ही घटक आएगा, क्योंकि द्विअंगी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोनों घटकों का जो मूल अंश है और उसका शुद्ध अवस्था है, वाष्प दाब पूरे विलयन के दोनों घटकों के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसको अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं समीकरण से। पहले इसका नियम देख लीजिए। ओके, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम ये कहा गया कि विलयन के किसी भी वाष्पशील विलय का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब मतलब वाष्प दाब ही समझना है आपको। आंशिक दाब इसलिए टर्म आया है कि 2-3 घटक एक साथ आ गया, इसलिए तो 2 या 2 से अधिक घटक हो, जनरली तो 2 ही घटक आएगा। तो दोनों यदि वाष्पशील हो, जैसे जल और एल्कोहल हो, तो जल भी वाष्पशील है, एल्कोहल भी वाष्पशील है, तो वैसे विलयन में जो घटकों का आंशिक दाब होगा, जो वाष्प दाब होगा, वो उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उस घटक के मूल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। अच्छे से नियम के ऊपर समझ लेना है कि विलयन के किसी वाष्पशील विलय का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। मान लें कि यदि किसी द्विअंगी घटक A तथा B का मूल अंश क्रमशः XA, घटक 2 घटक है A और B, घटक A का मूल अंश XA है, घटक B का मूल अंश XB है, और उसका आंशिक दाब जो घटक AB है उसका आंशिक दाब PA और PB हो, तो जो PA का मान होगा वो इसके शुद्ध अवस्था का, ये जो P नोट A है ये शुद्ध अवस्था को डिनोट करता है। PA जो है वो विलयन में उसका वाष्प दाब है, और जब वो अकेले रहता है, जैसे जल है, तो जल के अकेले का वाष्प दाब ऐसे लिखेंगे P नोट H2O। इसको समझना है कि शुद्ध अवस्था का इस वाष्प दाब है जल का ये। अब यदि जल में हम लोग कोई और पदार्थ डाल देंगे तो P नोट नहीं लिखेंगे, केवल इसको डिनोट करते हैं PH2O। ये भी वाष्प दाब है, ये भी वाष्प दाब है। अंतर ये है कि P नोट लग गया मतलब ये अकेले का है और ये विलयन का है, मतलब और इसके साथ कोई है तब का है, और इसी का हम लोग निकाल भी रहे हैं, इसी के बारे में सीख भी रहे हैं कि जब विलयन में ये आएगा वाष्पशील घटक तो इसका वाष्प दाब क्या होगा। तो राउट ने बतलाया कि विलयन में आने के बाद वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब P नोट और उसके मूल अंश के गुणनफल के, ये डॉट जो है गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गुणनफल के बराबर होगा। जो घटक B होगा, मान लीजिए एल्कोहल होगा यदि, तो जो एल्कोहल का वाष्प दाब होगा वो एल्कोहल के अकेले अवस्था का वाष्प दाब P नोट B और गुने उसका मूल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। यही राउल्ट का दूसरा नियम है। इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग समझेंगे। समीकरण इसको समझ लेना है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। चलिए आगे हम लोग ऐसे समझेंगे। सिंपली यही है राउल्ट का वाष्पशील विलय के लिए नियम कि जो वाष्पशील घटक का वाष्प दाब होगा, आंशिक दाब होगा, वो उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और विलय के मूल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। जिससे पहले हम लोग समीकरण लाए थे PA बराबर P नोट A इंटू XA और PB बराबर P नोट B इंटू XB। आगे हम लोग इसी को बढ़ा रहे हैं कि यदि विलयन आदर्श आचरण प्रदर्शित करता हो, अभी आदर्श विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे गैसेस स्टेट में आदर्श गैस जो पढ़े थे उसी तरह का नियम यहाँ भी आएगा कि वहां जैसे पढ़े थे कि आदर्श होने के लिए क्या शर्त है, यहाँ भी वही सीखेंगे कि आदर्श विलयन कौन कहलाएगा, क्या शर्त है आदर्श विलयन होने के लिए। तो जो विलयन आदर्श विलयन होता है, आदर्श आचरण प्रदर्शित करता है, वैसे विलयन के लिए डाल्ट का एक आंशिक दाब का नियम होता है कि जो विलयन का आंशिक दाब होगा, कुल वाष्प दाब होगा, वो दोनों घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। मतलब विलयन का जो कुल दाब है PS वो घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि दोनों घटकों का जो आंशिक दाब है वो PA और PB है। पिछले समीकरण 1 और 2 से हम लिखे हैं। तो PS बराबर PA प्लस PB, मतलब कुल आंशिक दाब जो विलयन का होगा वो दोनों घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा।
अभी हम लोग समीकरण 1-2 से लिखेंगे। तो पी ए बराबर यहाँ आया था समीकरण पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर आया था पी नोट बी इंटू एक्स बी। इसी को और आगे बढ़ाए हैं तो एक्स ए बराबर लिख दिए हैं 1 माइनस एक्स बी। ये इसलिए लिखे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में जब मोल अंश पढ़ रहे थे तो बतलाए थे नोट में पॉइंट करके कि विलयन के सभी घटकों के जो मोल अंश का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जब एक्स ए और एक्स बी का मान 1 होगा तो एक्स ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। इसी को लिखे हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी यहाँ से, और फिर बाकी इसको वैसे ही रहने दिए हैं। आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे इसको गुना करके पी नोट ए माइनस, ये गुना करेंगे तो पी नोट ए इंटू एक्स बी। अब ये जैसे था वैसे ही लिख दिए हैं। आगे पी नोट ए, और इसको आगे पीछे किए, जो माइनस वाला टर्म है पी नोट ए इंटू एक्स बी, इसको उधर कर दिए हैं। प्लस में जो पी नोट बी इंटू एक्स बी था उसको पहले लाए हैं और एक्स बी को कॉमन कर दिए हैं। इस समीकरण को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, इसको भी याद रखेंगे, ये यूज आएगा हम लोग को आगे चल के। चलिए, ये हो गया आपको पूरा राउल्ट का नियम। अब हम लोग आदर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन किसको बोलेंगे, क्या शर्त है उसका। आदर्श विलयन, आदर्श गैस हम लोग पढ़े थे, उसमें भी शर्त था, कंडीशन था, गैसेस स्टेट में 11th में पढ़े थे, उसी के तर्ज पर है। आदर्श विलयन किसको बोलेंगे, वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श गैस की तरह जब वहां बोलते थे कि जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है उसको आदर्श गैस बोलते हैं, यहाँ जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करेगा वो आदर्श कहलाएगा। अनादर्श में क्या परिभाषा होगा कि वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ऐसे डेफिनेशन हो जाएगा। आपको आदर्श विलयन लिख करके ये परिभाषा हो गया आदर्श विलयन का। फिर नीचे हेडिंग देना है आदर्श विलयन में। आदर्श विलयन में क्या क्या होता है, पहला है कि ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करेगा, मतलब प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होगा वो उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल के बराबर होगा राउल्ट के नियम की तरह, और टोटल जो प्राप्त विलयन होगा उसका जो आंशिक दाब होगा वो दोनों घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा, माने राउल्ट का नियम का पूर्णतः पालन करेगा। उसके साथ साथ और आदर्श विलयन में क्या होता है कि जो विलयन प्राप्त होगा उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या कि यदि विले 10 ml था और विलायक 90 ml तो विलयन 100 ml ही प्राप्त होगा। मतलब ऐसा नहीं है, न तो 99.9 होगा और न 100.1 होगा। मतलब प्राप्त विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी 0 के बराबर होगा। उसी तरह से आदर्श विलयन में यदि विलयन प्राप्त करेंगे तो ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। कब, जब आदर्श विलयन रहेगा तब। मतलब आदर्श विलयन में पदार्थ को मिलाने पर, मतलब विलायक विलय को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा ही 0 के बराबर होता है। और एक और चौथा पॉइंट है जिसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, उससे पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं कि आपको डिफिनेशन लिखना है। चौथा पॉइंट हम लिख देते हैं, आप वीडियो रोक करके इतना लिखने के बाद फिर चौथा पीछे से देख करके लिख लीजिएगा। अनादर्श विलयन आपको समझना है। अनादर्श विलयन बिल्कुल डिफिनेशन होगा इसी जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। अनादर्श विलयन में क्या होगा, वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हो, नहीं लग गया है, नहीं करते हो, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन में क्या क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अनादर्श विलयन में ये इसके बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, और जब ये बराबर नहीं है तो विलयन का आंशिक दाब भी दोनों घटकों के मूल अंश के बराबर नहीं होगा। ऐसे करके पॉइंट आपको लिखना है। प्राप्त विलयन के आयतन में परिवर्तन होगा, विलयन में परिवर्तन हो जाता है। यदि अनादर्श रहेगा तो परिवर्तन होगा, मतलब जो डेल्टा भी होगा आयतन में परिवर्तन वो 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ इसका मान होगा। उसी तरह से आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। प्राप्त विलयन के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे करके लिख लेना है। और चौथा पॉइंट हम दोनों के लिए
लिख देते हैं। आदर्श के लिए भी छूट गया था और इसके लिए भी चौथा पॉइंट लिखते हैं। हो गया। देखिए आदर्श विलीन में चौथा पॉइंट छूट गया था, उसको लिख लेना है कि सभी अवयवों के आंतरिक दाब, आंतरिक अन्योन क्रियाएं ए विलायक है, तो विलायक के कणों के बीच में जो बल लगता है सो विलायक के बीच में जो बल लगेगा, जो विलेय के कणों के बीच में बल लगेगा, उसका मान जो पहले होगा वही जब विलेय और विलायक मिलने के बाद जो बल लगेगा वो मान आपस में बराबर होता है। इससे पहले देखिए ए केवल विलायक है तो ऐसे बल आरोपित होगा, विलेय अलग है तो ए ऐसे बी ऐसे बल लगेगा। जब ये दोनों को मिला करके विलियन हम लोग बनाएंगे तो विलियन बनाने के बाद दोनों कण आएगा, ए भी आएगा इसमें, बी भी आएगा, ए बी ऐसे आएगा। तो जो यहाँ बल लग रहा था ए के बीच में, बी के बीच में, इतना ही बल लगेगा ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच का जो अन्योन क्रिया होगा, अर्थात विलायक और विलेय के बीच जो अन्योन क्रिया होगा उसका मान अकेले विलायक के अन्योन क्रिया, अकेले विलेय के अन्योन क्रिया के बराबर होता है। ये आपको आदर्श विलीन का चौथा पॉइंट है। और अनादर्श में क्या लिखेंगे? अनादर्श में आपको समझ में आ रहा है? अनादर्श में ये लिखना है कि ए बी अन्योन क्रिया के बराबर नहीं होता है, ये जुड़ जाएगा, बराबर नहीं होता है। अनादर्श में चौथा पॉइंट में आपको ये लिख लेना है। चलिए ठीक है, हम लोग आदर्श अनादर्श विलीन पढ़े हैं। अगले क्लास में पुनः हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अनादर्श विलीन है मतलब जिसे सब में पढ़ रहे थे कि बराबर अन्योन क्रिया बराबर नहीं होता है। तो बराबर नहीं है तो दो कंडीशन आता है, या तो पहले से कम होगा या ज्यादा होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, समीकरण आया था आदर्श विलीन के लिए कि पीएस का मान पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। अनादर्श में क्या आया कि बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दो कंडीशन आया। तो कल हम लोग यही पढ़ेंगे कि अनादर्श विलीन होगा, कोई यदि अनादर्श विलीन है तो क्या क्या उसके मतलब निकलेंगे, दो मतलब कैसे होगा, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, आदर्श अनादर्श विलीन को अच्छे तरीके से समझिएगा, बुक वगैरह पढ़िएगा, तो हम लोग फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।